क्योंकि सुक्खू ने जो सवाल उठाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 5 गुटों में बटी हुई है। विदेश से आकर के भी पार्टी को चलाने की परंपरा उस पार्टी में है। टुकड़ों में तो कांग्रेस इस कदर बिखरी हुई है, हमारी पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। सुक्खू आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, उनकी सरकार आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि 1500 करोड़ आए, लेकिन पैसा कहाँ आया अभी कुछ पता ही नहीं चल पाया है। सब कुछ अगर केंद्र को करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए। इंदौर डैम में हजारों लाखों की तादाद में लकड़ी इकट्ठी हो गई, सारी लकड़ी हरी थी। क्या लग रहा है आपको, वन माफिया एक्टिव है या फिर कुछ और चल रहा है हिमाचल में? कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है समय पर, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है, जो पेंशनर्स हैं उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं मिल पा रहा है। सब लोग हंस रहे हैं इस बात को लेकर के। क्या हुआ उस गारंटी का, जहां आपने कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। एक नेता को पता नहीं 12 बार 13 बार कितनी बार लॉन्च कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लॉन्चिंग सफल नहीं हो पाई। हालात ये होंगे कांग्रेस की, इतनी खराब हार होगी, इतनी बुरी तरह से हारेगी कांग्रेस, सबकी बात। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। हिमाचल में जैसे जैसे पारा डाउन होता जा रहा है, ठीक वैसे सियासत का पारा जो है वो हाई होता जा रहा है। जी हाँ, हम बात हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं, उस हिमाचल प्रदेश की जो अभी हाल ही में त्रासदी से गुजर कर बाहर आया है, और वहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ हैं, क्या कुछ सरकार के लिए चुनौतियाँ हैं, और क्या वहाँ पर अभी विपक्ष कर रहा है, क्या सियासत हो रही, तमाम ऐसे मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश में। उन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, हिमाचल तो वैसे भी बड़े खूबसूरत वादियों वाला राज्य है, लेकिन अभी जिस तरीके की सियासत हो रही है वो बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली तक चर्चा है आपके स्टेट की, खासकर भारतीय जनता पार्टी की चर्चा ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि सुक्खू ने जो सवाल उठाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 5 गुटों में बटी हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को ये लगता है, सुक्खू जी को ये लगता है कि जब कुछ नहीं है उनके पास बोलने के लिए, कुछ तो बोलना होगा। और ख़ासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी की मजबूती पूरे देश भर में हुई है और हिमाचल प्रदेश में आज अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस 10 का आंकड़ा छूने में सफल नहीं हो पाएगी, यानी कि बहुत बुरी तरह से हारेगी। और ऐसी वजह से बौखलाहट है, और बौखलाहट के कारण यह है कि जो आरोप उनकी पार्टी के ऊपर लगते हैं, यानी कि खास तौर से पार्टी कई हिस्सों में टूटी हुई है, बिखरी हुई है। कांग्रेस का पार्टी का अध्यक्ष पिछले 1 साल से तलाश कर रहे हैं, हिमाचल के अंदर नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा हिमाचल के अंदर नहीं मिल पा रहा तो बाहर से ले आइए कोई, क्योंकि यहाँ तो परंपरा उस पार्टी में है कि जब पैराशूट से, और यहाँ तक कि विदेश से आकर के भी पार्टी को चलाने की परंपरा उस पार्टी में है। तो इसलिए उनकी परेशानी है कि चीज़ें उनके मुताबिक नहीं हो पा रही है। छोटा सा कार्यकाल मुख्यमंत्री के 1 साल बहुत कंट्रोवर्सी में ही गुजरा, जो शुरू का, जिसमें 6 विधायक उनकी पार्टी के, 3 निर्दलीय विधायक जो समर्थन दे रहे थे, जो पार्टी के अंदर काम कर रहे थे, उनके लिए, सरकार के लिए मदद कर रहे थे, वो छोड़ करके चले गए। तो इसलिए नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। ऐसी सूरत में उनको लग रहा है कि ये प्रश्न चिन्ह जो मेरे ऊपर खड़ा हुआ है तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। तो आरोप ये लगाते हैं कि भाजपा जो है वो बटी हुई है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो आज की तारीख में जितना मजबूत है, नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी, ऐसी कड़ी है हमारे पास, ऐसी लड़ी है जो मजबूत नेतृत्व देने में सक्षम है। और ऐसे में इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं है। टुकड़ों में तो कांग्रेस इस कदर बिखरी हुई है कि मालूम नहीं है कि यहाँ तो वो 5 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कितने टुकड़े हैं, वहाँ तो मतलब उसका जिक्र करना मुश्किल है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप लगा रहे हैं, और ख़ासतौर से जो मैं यही कहूँगा कि
बात आ रही है कि पांडव और कौरव, पांडव ने कौरव की संख्या चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन उसके बावजूद 5 पांडव जो है वो भारी पड़े हैं। अब आपने पांडव कौरव का जिक्र किया, वो भी सियासत ही हिमाचल की पांडव कौरवों पर ही चल रही है लगातार बीते कुछ दिनों से। लेकिन आप सर ये तो मानते हैं राजनीति में आपकी हर बयान का कुछ ना कुछ मायने होते हैं, और इस हर बयान के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। सितंबर में कंगना रनौत मंडी में बयान देती हैं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो इसको नकारती नहीं है। उसके बाद अनुराग ठाकुर के समर्थन में नारेबाजी लगती है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो। फिर उसके बाद आपका बयान आता है पिछले महीने अक्टूबर में। फिर उस बयान पर सुक्खू का पलटवार होता है कि भारतीय जनता पार्टी 5 भागों में बटी है। हालांकि अब आप लोग कह रहे हैं कि वो 5 पांडव जो हमारे हैं वो कौरवों पर भारी पड़ेंगे, लेकिन कैसे भारी पड़ेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ इन चीज़ों का उस सारी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। चाहे नारों की बात करें, चाहे दूसरी नारे, जब नेता जाते हैं नारे लगते हैं स्वाभाविक रूप से, और ये पार्टी का धर्म है अपने पार्टी के नेताओं का अभिनंदन करना, स्वागत करना। और मैंने इस प्रकार की किसी बात को लेकर के, किसी का नाम लेकर के कहीं जिक्र तो किया ही नहीं है। और स्वाभाविक रूप से ये अनावश्यक चर्चा है। हमारी पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये हमारी पार्टी है, परिवार विशेष का नहीं, व्यक्ति विशेष नहीं। कहीं से भी पार्टी का नेतृत्व जो तय करता है मुख्यमंत्री बनने के लिए पात्र है, पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए बस। इसलिए मैं आपको कहता हूँ इन सारी चीज़ों पर विराम। और आज तो इस विषय पर चर्चा ही नहीं है, आज तो इस विषय पर चर्चा का कोई औचित्य ही नहीं है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, सब लोग काम करें पार्टी के लिए, मजबूती के लिए। पहली जो हमारी ज़रूरत है, पहला लक्ष्य जो हमारा है पार्टी को सत्ता में लाने का, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं, और हमको सबको काम करना है उसके लिए। बड़ी त्रासदी आई हिमाचल प्रदेश में, और हमने नहीं पूरे देश ने देखा। मदद का हाथ बढ़ा हिमाचल के लिए भी, पंजाब के लिए भी। 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, वो खुद हिमाचल आए। सुक्खू आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, उनकी सरकार आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि 1500 करोड़ आए, लेकिन पैसा कहाँ आया अभी कुछ पता ही नहीं चल पाया है। और हम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से अपील कर रहे हैं कि आप केंद्र से मांग क्यों नहीं करते? हम तो जेपी नड्डा के नेतृत्व में दिल्ली जाने को तैयार हैं। देखिए, एक तो मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ कि आपदा ने पूरे हिमाचल को झकझोर करके रख दिया है, और हमारे लिए चिंता का विषय बना है कि जिस प्रकार से आपदा हर साल आ रही है, 2023 में आई, 24 में आई, 25 में बहुत ज़्यादा अभी नुकसान हुआ है। इस आपदा के कारण हिमाचल का क्या होगा, ये चिंता का विषय स्वाभाविक रूप से है ही है। लेकिन जिम्मेवारी किसकी है? हर बात के लिए जिम्मेवारी केंद्र की नहीं हो सकती है। आप गारंटियां दे तो भी केंद्र के लिए, केंद्र की जिम्मेवारी है। आप यहाँ पर आपदा के प्रभावित लोगों को मदद करने की बात कह रहे हैं, तो क्या है वो भी जिम्मेवारी केंद्र की है? आप केंद्र से मदद मांगिए, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली अगर किसी की नैतिक जिम्मेवारी है तो प्रदेश सरकार की है। सबसे पहले उनको प्रदेश सरकार को आगे आकर के आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए निकलना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, 2023 में आपदा हुई और आपदा में केंद्र से मदद मिली, और 2023 से अभी तक 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल को डिजास्टर में मिल चुका हुआ है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का पैसा जो है वो 5,500 करोड़ से ऊपर चला गया है। और 1,500 करोड़ रुपए अभी प्रधानमंत्री जी, ये पहली बार हुआ कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई और प्रधानमंत्री जी आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए पहुंचे, आपदा प्रभावित लोगों को मिले, परिवारों को मिले, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हिमाचल जितना आपका है उतना ही मेरा। मैंने जिंदगी का बहुत सारा वक्त यहाँ गुजारा है, और इसलिए इस पीड़ा के दौर में मैं आपके साथ हूँ। आओ प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों इकट्ठा होकर के इसमें काम करते हैं, और 1,500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये तो उनके मुंह में जीरा है। मुझे लगता है कि शब्दों का चयन भी उनको, मुझे लगता है कि सोच समझ के करना चाहिए। और दूसरी बात, 5,500 करोड़ रुपए पहले दे चुके हैं, और 2023 में उन्होंने कहा था कि 4,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। लेकिन विधानसभा का जवाब जब आया, जब हमने पूछा, तो 4,500 करोड़ रुपए नहीं, सिर्फ 300 करोड़ के लगभग हिमाचल प्रदेश में आपदा क्षेत्र में
और आपदा प्रभावित लोगों के लिए और काम के लिए जो है वो दिया गया, इससे ज़्यादा नहीं दिया गया। तो झूठ बोलना, असत्य बोलना, बार बार बोलना ये कतई भी उचित नहीं है। आपको क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि हिमाचल में सबसे बड़ी जो चुनौती मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि आपदा से कैसे निपटा जाए। हर साल का यही हो गया है, केंद्र कितनी भी मदद करे, सरकार इधर बनाने का काम करती है, उधर 6 महीने में धड़ाम हो जाता है। तो क्या राज्य सरकार के काम करने की जो सोच है या फिर नीतियाँ हैं उनमें कोई कमी है? नहीं, देखिए, एक बात तो हम मान के चलना पड़ेगा कि एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा पर सरकार का, व्यक्ति का बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं हो सकता है। इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा। जिस तरह से ये आप ठीक बात कह रहे हैं कि जिस तरह से ये नुकसान हर साल हो रहा है, हम 20 वर्ष पीछे हो गए हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा करते हैं, बरसात आती है, बह जाता है, तबाही हो जाती है, आदमी की ज़िंदगी चले जाती है, घर चले जाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हर बार। और इस भरपाई को करना हिमाचल के लिए बहुत बड़ी बड़ी चुनौती है, बहुत कठिनाई है। लेकिन मुझे लगता है कि जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जितनी गंभीरता के साथ आपदा के दौर में इस वक्त जो काम करने की ज़रूरत है, वो सीरियस स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं है, सिर्फ औपचारिकता कर रहे हैं। अभी हालांकि डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लगा हुआ है, पंचायत के चुनाव उसकी वजह से टाल दिए क्योंकि डिजास्टर एक्ट लगा है। अभी तक जो है हम आपदा प्रभावित लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं, लेकिन काम हो रहा क्या? सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, पुल टूटे हैं तो टूटे हैं, बिजली की सप्लाई, वाटर सप्लाई टूटी है तो टूटी है, कुछ भी जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहे हैं। और आपदा आए लगभग 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, आखिर कब तक करेंगे? विषय तो ये है, सब कुछ अगर केंद्र को करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ देना चाहिए। फिर किस बात के लिए स्टेट गवर्नमेंट है फिर? तो ऐसी सूरत में जो गंभीरता दिखनी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिख रही है। और हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में इस आपदा से बाहर प्रदेश को निकालना, ये सचमुच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई, तमाम मीडिया में कवरेज हुआ, हमने भी देखा उसका, वो बड़ा चिंता का सबब बनी वो तस्वीर। पंडोर डैम में हज़ारों लाखों की तादाद में लकड़ी इकट्ठी हो गई, सारी लकड़ी हरी थी। क्या लग रहा है आपको, वन माफिया एक्टिव है या फिर कुछ और चल रहा है नहीं, हिमाचल देखिए, में? एक तो मैं समझता हूँ कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। जी। एक तो सारी हकीकत को समझने की आवश्यकता है। अब आज की दौर में ऐसा नहीं है कि वन को अवैध तरीके से आप बिल्कुल काट सकते हैं। थोड़ी कुछ जगह इस तरह की शिकायतें आती है तो वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश सरकार को इसका संज्ञान ले करके जो कार्रवाई जिनके खिलाफ बनती है, अगर गलत हुआ है, अवैध कटान हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद दूसरी बात मैं अगर कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो लकड़ी का आया है, पूरा पूरा पहाड़ भाई साहब बिल्कुल ऊपर से ध्वस्त हुआ है। पूरा पूरा पहाड़ जो है वो मतलब पहाड़ की जो मिट्टी की लेयर सारी पेड़ों सहित, जंगल सहित जाकर के नीचे पहुंची है। और जंगल जो है वो, पेड़ जो है वो नीचे सारे इस तरह से टूट करके, गिर करके इस प्रकार के हालात में हुए हैं। तो उससे लगता तो इस तरह से लगता है, देखने में तो लगता है कि ये बिल्कुल अवैध कटान हुआ है। लेकिन सच्चाई है, अगर ज़मीनी हकीकत देखने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे इस बात को वहाँ पर कि पहाड़ के पहाड़ जो है, पूरा वो दरक जंगल रहे का हैं। जंगल जो है उतर गया है वहाँ से भूस्खलन के कारण, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है। क्योंकि अब की बार जो बारिश हुई है वो 300 टाइम्स ज़्यादा जो है रेनफॉल हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आया है। जी, लेकिन चर्चा तो होती है ना नहीं, कि स्वाभाविक रूप से चर्चा पुष्पा होती है। स्टाइल में ऐसा तो नहीं कोई एक्टिव हो गया और हिमाचल में नहीं, धीरे मैं इस धीरे। बात के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की बातें जहाँ जहाँ से आ रही हैं, देखने को आई हैं, तो वो जांच का विषय बनता है। प्रदेश सरकार को उस पर जांच करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, रिपोर्ट करना चाहिए उनको। लेकिन ये मैं एक एस्पेक्ट जो आपके सामने रख रहा हूँ, जो ज़मीनी हकीकत है वो बता रहा हूँ मैं। आप तो खुद, हमने देखा, आप ग्राउंड पर लगातार जा रहे थे जब आपदा आई, तमाम विधानसभा क्षेत्रों का आपने दौरा किया। आपको क्या लगा कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं, जिस तरीके से प्रकृति कह सकते हैं उसका संरचना, उसका स्वरूप बदल रहा है, तो इससे निपटा कैसे जाएगा? कोई सलाह हो जो आप राज्य सरकार को दे सकें, कोई ऐसी नीतियाँ हो, क्योंकि आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल के। देखिए, हिमाचल के संदर्भ में मुझे लगता है कि अब 2-3 चीज़ों को लेकर के अब हमको विचार करने की आवश्यकता है। ये जो फ्रीबीज की बातें करते हैं हम, गारंटी की बातें, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये प्रदेश गारंटी को अब सहन कर ही नहीं सकता है, उनको पूरा करने की स्थिति में नहीं है। करना चाहिए
कि ये डिजास्टर वाला जो है ये हर इलेक्शन मैनिफेस्टो अपने विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा होना चाहिए। आपदा में हम किस प्रकार से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे, क्या प्लान्स उसके लिए, और उसके बाद स्टेट की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो स्वास्थ्य, जो आर्थिक स्थिति है हिमाचल प्रदेश की, उस सारी चीज से हिमाचल प्रदेश को हम कैसे थोड़ा सा स्टेबल कर सकते हैं, ठीक इस पे आर्थिक संकट से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस सारी चीज को लेकर के अब ये प्लान देने की आवश्यकता है। अब लोग इन सारी चीजों से बाहर आना चाहते हैं, ये गारंटी ये देंगे वो देंगे, और इस तरह से गारंटी के दौर से जो है पूरा प्रदेश बर्बाद हुआ है, सच कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। और जो गारंटियाँ दी हैं, गारंटी पूरी तो एक भी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जहाँ भी जाते हैं, विधानसभा के अंदर कहते हैं गारंटी पूरी है, कहने से थोड़ी, लेकिन हकीकत है गारंटी पूरी करने की सामर्थ्य ही प्रदेश की नहीं रही है आज की तारीख में। एक सवाल और है कि जो वित्तीय हालत है वो तो हम देख ही रहे हैं हिमाचल की। माननीयों की तनख्वाह बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई, बड़ा मुद्दा ये भी उठा खूब। विधायकों की सैलरी बढ़ गई, मुख्यमंत्री की बढ़ गई, विधानसभा अध्यक्ष की बढ़ गई, और करीब मुझे लगता है कि 20 करोड़ का अतिरिक्त वो हो जाएगा हिमाचल वित्तीय विभाग में। आपको लग रहा है ये सब होना चाहिए था अभी जो स्थितियां हैं हिमाचल में? लेकिन देखो, एक तो ये मैं कह रहा हूँ कि आपदा का दौर तो अभी इस पे आया, ये बजट सत्र में ही प्रदेश सरकार ने जो है वो अनेक्टमेंट कर ली थी, बिल पारित कर लिया था, फिर बाद में लागू करने में जो है उसमें समय लग गया, लेकिन काफी अंतराल के बाद हुआ है जी। तो इसलिए इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी, कि उसमें कोई आग्रह तो हमारी ओर से था नहीं सारी चीज के लिए। सारी चीज के लिए जब प्रस्ताव लाया गया उस सारी चीज को लेकर के, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि काफी अंतराल के बाद, काफी लंबे अरसे के बाद इंक्रीज जिसमें हुई है जो सैलरी और जो कुछ वर्क्स में, वो एक विषय जरूर है। लेकिन ये बात निश्चित रूप से सोचने की है कि क्या आज की स्थिति में ये सब होना चाहिए था, ये अपने आप में सोचने का विषय है। दो चुनौतियां तो हैं हिमाचल में। प्राकृतिक आपदा तो लगभग हर साल का एक बड़ा विषय बन गया है। दूसरी, लगातार वित्तीय जो संकट है वो मंडरा रहा है। ये कैसे निपटेगी हिमाचल सरकार इससे, और क्या आप नीतियां क्या मानते हैं, क्या रास्ता हो सकता है इस दौर से सरकार गुजरे? क्योंकि ये तो अपने हाथ में है। प्राकृतिक आपदा ठीक है, वो प्रकृति के देन है, लेकिन वित्तीय संकट है, इसको तो आप अगर धीरे धीरे शुरू करें तो चीज़ें निकल सकती हैं बाहर, की नहीं? लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि देखो, आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश जो है सही मायने में 93 तक हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतर स्थिति में था। 93 के बाद जब गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी थी, उस वक्त ये लोन लेने की प्रक्रिया उस वक्त बहुत तेजी से शुरू हुई। जो लोन्स अवॉइड किए जा सकते थे वो भी लिए गए, और आज ये स्थिति हुई कि हिमाचल प्रदेश 1,05,000 करोड़ के ऋण से ऊपर चला गया। यहाँ का ऋण, जहाँ हमारी गवर्नमेंट थी, हमने 5 साल तक गवर्नमेंट चलाई, जो लिमिट थी उस लिमिट को एग्जॉस्ट कभी नहीं किया। जब मैं मुख्यमंत्री के दायित्व से हटा तो उस वक्त भी हमारे लगभग 6,000 करोड़ की लोन की लिमिट थी, ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिया। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि वर्तमान की मुख्यमंत्री की कि वो लोन की लिमिट बढ़ाने के लिए दिल्ली जाकर के कि हमको 3% की और इंक्रीज दिया जाए लोन लिमिट का। मैंने 20,000 करोड़ रुपए लिया 5 सालों में, और यहाँ 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण ले लिया 3 सालों में। अभी 3 साल का कार्यकाल पूरा होना है, मुझे लगता है कि 40,000 करोड़ पहुंच जाएगा थोड़े थोड़े वक्त में, बहुत जल्दी। 1,000 मतलब 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया सुक्खू जी के नेतृत्व में ये हिमाचल प्रदेश में ऋण के नीचे। लेकिन प्रश्न ये है कि ऋण लिया जा रहा है, डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है समय पर, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है, जो पेंशनर्स हैं उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं मिल पा रहा है, डीए की किस्तें जो है मुख्यमंत्री 4 बार घोषित कर चुके हैं, अभी उसके बावजूद भी वो देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। 4% से ज़्यादा ड्यू हुआ, लेकिन उसके बावजूद 3% देने की अभी बात की है। 1% कहाँ चला गया, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया हुआ है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में कुछ सख्त कदम तो उठाने पड़ेंगे।
रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सकता है उन सारी चीज़ों को लेकर के, खर्चे कैसे कम हो सकते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मुख्यमंत्री के दिमाग में एक ही बात की कि संस्थान बंद करो, संस्थान बंद करो, संस्थान 2000 चले हुए खुले हुए संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद किए। हाँ, जिनकी आवश्यकता नहीं है जी, समझ में आता है, जिनकी ऐसा लगता है कि आज की तारीख में हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो गई, हमारी सुविधाएं बेहतर हो गई, इस संस्थान को अगर हम बंद कर दें तो चल सकता है क्योंकि उस संस्थान से दूसरे संस्थान में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो ऐसी सूरत वो तो होता है। लेकिन यहाँ बिना सोचे समझे, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की एक आदत है कि जो भी फैसला लेना ना विचार करते, ना सोचते हैं, न चर्चा करते हैं, जल्दी में करना और फिर बाद में उसको कई बार रिव्यू किया। आधे से ज़्यादा फैसला तो ऐसा है कि आज लिए कल वापस ले लिए, रोल बैक करते हैं एकदम। तो ऐसी स्थिति में बिना सोचे समझे फैसले लेना वो एक अपरिपक्व यानी कि इमेच्योर लीडरशिप का एक साइन है। और बिना सोचे समझे फैसले एक नहीं तो अनेकों बिना सोचे समझे जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कलह मानते हैं क्या आपस में सरकार में कुछ? नहीं, एक्चुअली उनको एक है कि वो हट करके दिखाना, जैसे उनकी सोच में आ गया कि भाई यार संस्थान बंद करके जो है वो मैं अपना एक अलग इंप्रेशन दे रहा हूँ कि मैं इस प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत बेहतर कर रहा हूँ। लेकिन इकोनॉमी बेहतर हुई है क्या? और टैक्सीज लगा रहे हैं जहाँ नहीं लगने, जैसे चर्चा का विषय बनता है, हंसी का विषय बनता है, फिर वो उसके बाद फिर वो टॉयलेट पे टैक्स लगाने की बात आती है। अब छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसी चीज़ें की जा रही है जिसके कारण जगहंसाई हो रही है। आपका इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो पूरा हिमाचल प्रदेश से पलायन करके बाहर चला गया, छोड़ करके चले गए। हम जा करके बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है पूरे देश भर में 3 मिले, एक हिमाचल प्रदेश में लाए। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 3 मिले, एक हिमाचल प्रदेश में लाए। और आज उनकी हालत क्या स्थिति है इस बात को आप समझ सकते हैं। लेकिन प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए जो मजबूत फैसले विचार चिंतन करने के बाद लेने चाहिए वो नहीं जल्दबाजी में लेते हैं, आज लेते हैं कल वापस करते हैं। ठीक है, बिहार चुनाव पर आते हैं सर। सीएम सुक्खू भी प्रचार करने वहाँ पहुँचे, आपकी मौजूदगी वहाँ पर नहीं दिखी। नहीं, देखिए इस बात को लेकर के बिहार एक ही राज्य में चुनाव है बिल्कुल। और वहाँ पूरा देश का नेतृत्व है और आमतौर पर ये होता ही है कि बिहार के चुनाव में हिमाचल आज से पहले भी नहीं गया है। हिमाचल प्रदेश के अलावा जो दूसरे जितने हमारे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, ये दूसरे और जो एडजॉइनिंग के जो स्टेट है तो वहाँ का नेतृत्व वह काम करता है। तो इसलिए सुक्खू जी वहाँ पर गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर की, क्योंकि हाँ कांग्रेस के पास 3 ही राज्य हैं। तो सुक्खू जी वहाँ पर गए और मुझे इस बात को लेकर के बहुत हंसी भी आ रही थी, हैरानी भी हो रही थी कि वहाँ उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटियाँ हमने चुनाव में दी थी, 10 की 10 गारंटियाँ पूरी कर दी, जो बिल्कुल असत्य है, झूठ है, कोरा झूठ है जिसको बोल सकते हैं। सब लोग हंस रहे हैं इस बात को लेकर के। क्या हुआ उस गारंटी का? जहां आपने कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, 1 साल में देंगे, 5 साल में 5 लाख देंगे, तो उन सारी चीज़ों को प्रश्न पूछता है। वो 1500 रुपये के कहाँ गया जहाँ सो 18 से 60 साल की महिलाओं को देने का आपने गारंटी दे रखी थी। आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की थी, उसका क्या हुआ? लोग पूछ रहे हैं। आपने कहा था कि गोबर 2 रुपये किलो खरीदेंगे, उसकी गारंटी का क्या हुआ? आपने कहा था बेरोजगारों को हम जो है वो कॉर्पोरेट फंड बना करके जो है उनको अपने पाँव पर खड़े होने के लिए, ये सारी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं, जो कुछ हुआ ही नहीं है हिमाचल प्रदेश में। मैं आपको बताऊं कि ये हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। 3 साल का कार्यकाल 1 महीने के बाद पूरा हो रहा है और 1 महीने के बाद बेनी, अब तो हाँ 1 महीने ही रह गया समझ लीजिए। तो अगर कांग्रेस की सभा में कोई आदमी खड़ा होकर के पूछे कि 3 साल की 3 उपलब्धियों का जिक्र करो, एक भी आदमी बोलने की स्थिति में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उपलब्धि के नाम पर है ही कुछ नहीं, शून्य है। क्या लग रहा है आपको, बिहार में रिपीट हो रही है एनडीए सरकार? बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और अब की बार जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा और जीत के मार्जिन के साथ सीटों का नंबर भी बढ़ेगा
और फिर एनडीए की सरकार वहाँ पर बनेगी। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार का जन सलाह हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जितने भी केंद्र के जो हमारे चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, सबके कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर बहुत जोश और जुनून के साथ वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि सरकार वहाँ पर एनडीए की होगी, और जो पोलिंग हुई है वो भी इंडिकेट करती है। बिल्कुल। एक सवाल राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पर है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बिहार से एसआईआर की शुरुआत की और इन्होंने रैलियां वहां पर निकाली, वोट चोर गद्दी चोर। हिमाचल में भी अभी अभियान पूरा हो गया है और जो हस्ताक्षर वाली जो गाड़ियां थी जिनको रवाना कर दिया गया दिल्ली के लिए, कांग्रेस दफ्तर के लिए। तो राहुल गांधी एक के बाद एक धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन बम उन्होंने फोड़ा है, हालांकि बीजेपी कह रही है, आप लोग कह रहे हैं कि वो फटता तो कभी है नहीं। कैसे देखते हैं आपको इस हाइड्रोजन बम को? देखिए, मुझे हैरानी भी होती है कई बार इस बात को लेकर के, आखिरकार क्या व्यवस्था है कांग्रेस की। एक नेता को पता नहीं 12 बार 13 बार कितनी बार लॉन्च कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लॉन्चिंग सफल नहीं हो पाई, धड़ाम से नीचे गिरती है। और जब उनको लग रहा है कि इसका दोषी मुझे ठहराया जाए, इससे पहले मैं माहौल ऐसा कर दूं। कभी ईवीएम को बोलते हैं कि ईवीएम के कारण जो है हम हार रहे हैं, कभी किसी और चीज को लेकर के वो हमेशा बोलते हैं। और अभी जो वोट चोर गद्दी छोड़ का एक नारा दिया है, अरे वोट चोर की बात कह रहे हैं। वोट चोरी तो वो हुए थे जब देश आजाद होने के बाद किसको ये देश सौंपा जाए, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जब उसका एक फॉर्मूला तय किया गया था। उस फॉर्मूले में पंडित नेहरू जी को 1 वोट मिला था, 15 वोट जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिले थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, वल्लभ भाई पटेल जी नहीं बन पाए। वोट चोरी तो वो हुई। देश के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 74,000 वोट उनके रिजेक्ट किए गए थे जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। रिजेक्शन इतना बड़े स्केल पर वोट का किया गया था, तो वो वोट चोरी है। तो इसलिए इन बातों को लेकर के कोई अर्थ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये हाइड्रोजन बम जो है ये बिल्कुल जो है वो बातें कहने की है। इसका ना इसका विस्फोट किसी को सुनाई देगा, ना किसी को उसका मालूम पड़ेगा। सरकार भाजपा की, एनडीए की निश्चित रूप से वहाँ पर बनेगी बिहार में। और इन सारी चीज़ों से इसके बाद राहुल गांधी अगला सोच रहे हैं कि इसके बाद वेस्ट बंगाल का चुनाव आ रहा है, तो उसके लिए क्या बहाना ढूंढ कर रखें। अब इस काम में लगे होंगे, मुझे लगता है हर चुनाव के लिए कोई ना कोई नया बहाना ढूंढते हैं। दोष अपने ऊपर न आए, दोष बाकी लोगों को। क्योंकि सीधी सी बात, उनको डर एक ही बात लग रहा है कि अगर मेरे ऊपर दोष आएगा तो सब लोग बोलेंगे कि भाई नेतृत्व तो बदल दिया जाए, हटा दिया जाए। तो ऐसे में वो नहीं रहे। एक आखिरी सवाल, क्या स्ट्रेटजी है अगले विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, अभी तो यही है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उनको हम उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से तहस नहस हो गई। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। इस हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं वर्तमान सरकार ने गंभीर आरोप नेतृत्व पर, अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार से लगे हैं जिससे सरकार बाहर नहीं निकल पा रही है। इसके अलावा जो गारंटियां 10 गारंटी थी 10 गारंटी में से सही मायने में एक भी गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई। ये अपने आप में मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में विकास को पूर्ण विराम लगा दिया वर्तमान सरकार ने। कर्मचारी नाराज हैं, पेंशनर्स नाराज हैं, नौजवान जिनको रोजगार देने की बातें कही थी, सबके सब इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाकर के बात करेंगे। और निश्चित रूप से हालात ये होंगे कांग्रेस की कि इतनी खराब हार होगी, इतनी बुरी तरह से हारेगी कांग्रेस अब की बार, जो आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने देखी नहीं। क्या अगली बार भी जयराम ठाकुर सीएम चेहरा होंगे बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का लक्ष्य हमारे सामने है। उस लक्ष्य को हम पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए काम करेंगे। पार्टी का नेतृत्व जो तय करता है वही अंतिम होता है यहाँ और इसके सिवाय कुछ नहीं होता है। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अभिनेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने सभी मुद्दों पर खुलकर बात की, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे हिमाचल की सियासत का बखेड़ा हो, या फिर राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम हो।
हालांकि देखना होगा कि हिमाचल की सियासत जब अगली बार विधानसभा चुनाव होगा तो किस ओर करवट लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।